हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 21। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वो गुंडा अपनी पैंट का बेल्ट खोलते हुए कहता है क्योंकि ये तुम्हारा चॉइस है तो फिर बुरा मत मानना। इतना कहते ही है कि तभी कोई पीछे से कहता है क्या बुरा मत मानना। और ये गुंडा जैसे ही ये बात सुनता है तो वो गुस्से से कहता है कौन है, और पीछे की तरफ मुड़ता है जहाँ हमारा सैनजिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा रहता है। और ये गुंडा जैसे ही सैनजिंग को यहाँ पर देखता है तो इसकी फटके 464 हो जाती है। फिर सैनजिंग इससे कहता है मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं रहना चाहिए। फिर ये गुंडा डरते हुए कहता है तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। और फिर हमारा सैनजिंग इसे पीटते हुए कहता है क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैंने इस जगह को कैसे ढूंढा। तुमने बहुत बुरा काम किया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी कीमत चुकाने की ज़रूरत है। इतना कहने के साथ ही हमारा सैनजिंग उसके सर के ऊपर अपने दोनों हाथों से ज़ोर से मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और फिर हमारा सैनजिंग इसके पास आकर इसके बालों को पकड़कर कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। फिर यह गुंडा रोते हुए कहता है ये मिस्टर डी है जिसने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये बात सुनता है तो वो अपने मन में कहता है क्या मिस्टर डी। मैंने उसे दयालुता दिखाते हुए उसे जाने दिया, लेकिन फिर भी वो सुबैन को अगवा करने से घबराया नहीं। सैनजिंग अपने मन में इतना कहते ही है कि तभी यह गुंडा सैनजिंग से कहता है अच्छे ब्रदर, मैंने ये बस पैसे के लिए किया है, इसके अलावा मैंने मिस सू को चोट भी नहीं पहुंचाया है, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हमारा सैनजिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुमने उसे चोट नहीं पहुँचाया, तो फिर तुम मुझे बताओ कि उसके चेहरे पर चोट कहाँ से आया है। क्या तुम मुझे कहोगे कि वो खुद ही ज़मीन पर गिर गई और उसके चेहरे पर चोट लग गया। लेकिन इस गुंडे के पास सैनजिंग के बातों का कोई भी जवाब नहीं रहता है, इसलिए बस ए करता है। और फिर हमारा सैनजिंग इसे कुछ न बोलता देखकर इसके गले को पकड़कर इसे ऊपर उठाते हुए इसके गले को जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से ये गुंडा दर्द से कर्राते हुए कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। फिर हमारा सैनजिंग कहता है क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। और हमारा सैनजिंग इसके गले को जोर से दबाकर इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर इसे साइड में फेंक देता है। और सुबैन जैसे ये देखती है तो वो सैनजिंग से कहती है सैनजिंग क्या तुमने उसे मार दिया है। फिर सैनजिंग कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर सुबैन के पास आकर उसकी रस्सियों को खोलते हुए कहता है मैंने बस उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है, इससे वो शायद अपनी बाकी की ज़िंदगी हॉस्पिटल के बेड में गुजारेगा। और मैंने उसके साथ ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए वो वैसे भी इसके लायक था, खास करके तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। और फिर सुबैन को गले लगाकर रोते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के काबिल नहीं हूँ। फिर सुबैन सैनजिंग को शांत कराते हुए कहती है सैनजिंग फिक्र मत करो, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमारा सैनजिंग अपना रोना धोना बंद करने के बाद सुबैन से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर सुबैन सैनजिंग के सर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही सुबैन की ये बात सुनता है तो वो खुश होते हुए कहता है तो फिर चलो घर चलते हैं। फिर सुबैन कहती है ठीक है चलते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सैनजिंग के बंगले का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेजरफेस हॉस्पिटल से वापस आ चुका होता है और यहाँ के बॉडीगार्ड ने उसके यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ और सैनजिंग कहाँ गया ये सब कुछ बता दिया होता है। और तेजरफेस जैसे ही सैनजिंग के बारे में सुनता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, भले ही आप उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाए लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप उनके खिलाफ जीत सके। और यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो भी बॉडीगार्ड होते हैं वो तेजरफेस को जाने से रोक देते हैं, इसलिए तेजरफेस इन लोगों से कहता है मुझे जाने दो, मिस्टर शन ने मुझे यहाँ पर कचरा उठाने के लिए नहीं रखा है, भले ही मुझे अपनी जान खतरे में डालना पड़े लेकिन फिर भी मैं मिस सू को वापस लेके आऊँगा। और यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई शख्स कहता है मिस्टर सन वापस आ गए हैं और साथ में उन्होंने मिस सू को भी वापस ले आए हैं। और तेजरफेस जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है क्या सच में। इसके बाद हमें बंगले के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डॉक्टर सुबैन का चेकअप करने के बाद सैनजिंग से कहता है उनके चेहरे पर कुछ चोटों के अलावा मिस सू पूरी तरीके से ठीक है और मिस सू आप इन दवाइयों को हर सुबह और रात को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हो, ये तुम्हारे जख्मों को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। फिर सुबैन कहती है ठीक है और आपका इसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। और वो डॉक्टर जैसे यहाँ से चला जाता है तो तेजरफेस तेजी से यहाँ पर आकर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहता है मिस्टर शन मिस सू मैं बेकार हूँ क्योंकि ये सब मेरी गलती है कि मैंने उन्हें मिस सू को ले जाने दिया, इसलिए आप मुझे सज़ा दे सकते हैं या डांट सकते हैं या यहाँ तक कि आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं और मैं इसके लिए एक शिकायत भी नहीं करूँगा। फिर हमारा सैनजिंग इसे ऊपर उठाते हुए कहता है खुद को इतना ज़्यादा दोष मत दो, मैं जानता हूँ कि तुम जो कर सकते थे तुमने वो किया, लेकिन तुम्हारा इस तरह पिटाई कैसे हो गया, क्या किडनैपर भी एक कल्टीवेटर था। लेकिन तेजरफेस के कुछ कहने से पहले ही सुबैन सैनजिंग से कहती है अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल गई कि वहाँ असल में 2 लोग थे जिन्होंने मुझे अगवा किया
किया था। और हमारा सैनजिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है वो दूसरा शख्स कौन था और वो कैसा दिखता है। फिर सुबेन कहती है उस शख्स ने हुड के साथ एक काला कपड़ा पहना था इसलिए मैं उसका चेहरा देख नहीं सकी। सुबेन इतना कहती है कि तभी टेजरफेस बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है सेंटीपीड। उस शख्स के कलाई में एक सेंटीपीड निपटा हुआ था। अगर उस सेंटीपीड ने मुझे काट कर पैरालाइज ना किया होता तो मैं इतनी जल्दी नहीं हारता। फिर हमारा सैनजिंग इसके बारे में सोचते हुए कहता है सेंटीपीड, ब्लैक रोब, क्या ये ज़ुआनमिंग मेंशन हो सकता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग बाहर जाने वाला होता है। इसलिए यहाँ के सारे बॉडीगार्ड से कहता है तुम लोग जब तक मैं बाहर रहूँ तो तब तक मैं सू का ख्याल रखना। फिर सारे बॉडीगार्ड चिल्ला के कहते हैं ठीक है। और तेजरफेस उसे सैनजिंग ने कोई काम नहीं दिया होता है इसलिए वो कहता है मेरे बारे में क्या। फिर सैनजिंग तेजरफेस के पास आता है और कहता है तुम बंगले के प्रवेश द्वार के हिफाजत के जिम्मेदार होगे। अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो तुम सबसे पहले तुरंत मुझे कॉल कर बताओगे, ठीक है। फिर तेजरफेस कहता है ठीक है। और इसके बाद हमारा सैनजिंग यहाँ से जाने के लिए अपनी कार की तरफ जाने लगता है और जाते जाते अपने मन में कहता है अब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बाद में मिस्टर डी से आमने सामने बात करूँगा। सैनजिंग अपने मन में इतना कहता ही है कि तभी सुबेन पीछे से सैनजिंग को आवाज़ देती है और एक जगह की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहती है वहाँ कोई है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये बात सुनता है तो वो पहले तो उस जगह की तरफ देखता है और फिर जिनों को भी इशारा कर उस जगह के बारे में बताता है। और इसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और हमारा सैनजिंग जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो झाड़ियों के अंदर हाथ डालते हुए कहता है उप्स ये कौन है। और एक शख्स को खींचकर बाहर निकालता है। वो और कोई नहीं दिरुइजी होता है। फिर दिरुइजी कहता है हे गाइस तुम लोग कैसे हो। लेकिन हमारा सैनजिंग इसकी बात का कोई भी जवाब ना देकर सीधा इसे धोना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमें दिरुइजी के धोने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसे रस्सियों से बांध कर रखा गया होता है। और फिर हमारा सैनजिंग इससे कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, जल्दी से मुझे सच सच बता दो नहीं तो मैं तुम्हारे थोपड़े का आलू का भरता बना दूंगा। फिर दिरुइजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले बुधवार को मेरे फादर ने जिस शख्स को तुम्हें मारने के लिए भेजा था क्योंकि वो शख्स तुम्हें मार नहीं सका इसलिए मेरे फादर गुस्सा थे और इसलिए मेरे फादर ने ज़ुआनमिंग मेंशन के लोगों से संपर्क करने का विकल्प निकाला। लेकिन जाहिर है वे अच्छे लोग नहीं है इसलिए वे मेरे फादर के पास आते ही उन्होंने मेरे फादर के ऊपर जादू कर दिया और फिर उन्हें अगवा कर लिया। दोस्तों यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने देखा था कि वो काला कपड़ा वाला शख्स खुद मिस्टर डी के पास आता है लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने वही बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर दिरुइजी आगे कहता है और अभी उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं जिया को मारने में कामयाब नहीं होता हूँ तो वे मेरे फादर को मार देंगे, इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। फिर जिन्हों दिरुइजी की बातें सुनने के बाद सैनजिंग के कान में फुसफुसाते हुए कहता है मिस्टर सन जिया कोई अच्छी लड़की नहीं है इसलिए हम उसे इसे सौंप क्यों नहीं देते हैं, इससे हम शायद इनका इस्तेमाल कर ज़ुआनमिंग मेंशन तक पहुँच सकते हैं। फिर सैनजिंग कहता है नहीं, बात यह है कि वे जिया को मारने के लिए दिरुइजी को क्यों भेजेंगे जबकि वे लोग ज़्यादा ताकतवर है। क्या वे लोग इस काम को खुद करते तो ये जल्दी नहीं होता। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आता है और जिन्हें जैसे ही ये आवाज़ सुनता है तो वो कहता है ऐसा लगता है ये आवाज़ जिया की डायरेक्शन से आ रहा है। फिर सैनजिंग जिन्हों की बात सुनकर कहता है दत्त तेरी की ये एक ट्रैप है। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानियाँ अगले एपिसोड में जानेंगे। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।